चलिए देखिए। तो एक्चुअली क्या है, ये प्रोग्राम जब हम चला रहे थे, है ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया भाई परवेज का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। शायद उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं अपने बफर रीडर और राइटर वाले प्रोग्राम को जो मैंने बनाया था, तो इसमें हमारा डेटा फाइल में तो राइट हो जा रहा था, बट वो डेटा फाइल से हम रीड नहीं कर पा रहे थे। मतलब यहाँ रीड होके देखो प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो हमने वैल्यू फाइल में राइट कराई ये राइट हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फाइल बन चुकी है और यहाँ पे डेटा राइट हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न है ज़रा समझिएगा। ये हमारा एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, जो कि फाइल से अटैच्ड है, डायरेक्ट लो लेवल स्ट्रीम है। इस लो लेवल स्ट्रीम का रेफरेंस जो है हमने अपने हाई लेवल स्ट्रीम में यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, और फिर हमने एक स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करके और देन हमने इस पे राइट मेथड चलाया। तो हम जो भी डेटा राइट करा रहे हैं अपने बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट पे राइट करा रहे हैं, राइट। तो ये जो डेटा है ये हमारा फाइल में जाके सक्सेसफुली। अच्छा, आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए कि मैं डेटा राइट कहाँ करा रहा हूँ, बफर्ड पे। देखिए बफर डॉट राइट। अब बफर से डेटा कहाँ जाने वाली है, फाइल में जाने वाली है, क्योंकि बफर के पास किसका रेफरेंस है, फाइल का रेफरेंस है। तो ये जो बफर आउटपुट स्ट्रीम है ये बिल्कुल उस डीसीएम की तरह है। वो एक समझ लो कि हमारे घर के सामने जो छोटा हाथी खड़ा है उस तरह से है, जहाँ पे हमने अपने घर का सारा सामान उठा के ठूस दिया, रख दिया, है ना, और ये हमने राइट कर दिया। तो यानी कि छोटे हाथी के पास सारा सामान पहुँच चुका है। अब वो सामान आपके घर तक, जहाँ पे आप रूम चेंज करके जा रहे हो, वहाँ तब तक नहीं पहुँच पाएगा जब तक उस पर फ्लश नहीं चलाओगे। समझ रहे हो, जब तक आप उस पर क्या नहीं चलाओगे, फ्लश। तो अब फ्लश मेथड जब चलाते हैं तो सोर्स का जो डेटा होता है वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये प्रोग्राम हमारा चला, देखो ध्यान से समझना, ये प्रोग्राम हमारा चला, इस प्रोग्राम के जस्ट बाद ये प्रोग्राम चला जो रीड करने वाला है। अच्छा, ये डेटा राइट कहाँ कर रहा है, बफर में। तो डेटा राइट कहाँ हुआ, बफर में। बफर से डेटा आपके फाइल तक कब तक नहीं पहुँचेगा, जब तक फ्लश मेथड नहीं चलाओगे, जब तक बफर को क्लोज नहीं करोगे। कई बार क्लोज कर देते हो तो फ्लश अपने आप चल जाता है ना, जैसे बिल्कुल इस तरह से जैसे आप उसको धक्का दे रहे हो, आगे भेज रहे हो। आपने कहा सर मैंने तो चलाया हूँ यहाँ पे फाइनली के अंदर, आपको दिख नहीं रहा है ये फ्लश मेथड चला है, क्लोज मेथड चला है। हाँ मैं मान रहा हूँ वो चला है, लेकिन वो सबसे लास्ट में चला है कोड, वो सबसे लास्ट का कोड है, तो सबसे लास्ट में ही चलेगा ना। तो ये वाला जो कोड है मान लो चल गया और आपको लग रहा है इस कोड के चलते ही डेटा फाइल में पहुँच चुकी है, नहीं पहुँची है अभी आपका फाइल में डेटा पहुंचा ही नहीं है, बिल्कुल फाइल एम्प्टी है, अभी सारा डेटा बफर में है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस फाइल में कोई डेटा होगी, वो बफर को दे दिया और फिर आप डेटा रीड करने जा रहे हो। और अगर आप यहाँ पे देखो system.out.println में बफर्ड के ऊपर अगर आप अवेलेबल चलाओ कि अवेलेबल बाइट्स इसके पास कितने हैं, तो इसके पास कुछ भी बाइट्स नहीं है, नथिंग। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम डॉट अवेलेबल्स अगर हम चलाते हैं तो इसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा। समझ रहे हो, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा। आपने कहा सर क्यों, मैंने तो इस पर फाइल का रेफरेंस दिया है, अगर मैं फाइल खोल के देखूँ तो मेरा डेटा राइट हो जाता है। अभी देखो मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ ज़ीरो आ गया लेकिन फाइल में डेटा है। तो ये क्या कहानी है, तो ये कहानी कुछ ऐसे है कि ये वाली लाइन जब चली तो डेटा बफर में थी, डेटा बफर में राइट हुई है, और अभी वो डेटा फाइल में पहुँची नहीं है, तब तक आप रीड करने चले गए तो उसको मिल गया ज़ीरो, है ना। और जब जीरो मिल गया उसके बाद में फाइनली चला और इसने उसको फ्लश कर दिया तो क्लोज होके वो डेटा कहाँ पहुँच गई, अब फाइल में पहुँच गई। तो आपको लग रहा है कि डेटा तो फाइल में पहुँच चुका है।
समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें बग यही है, दिक्कत यही है कि ये जो कोड है, जो ट्राई कैच के अंदर फ्लश और ये वाला कोड है ना, इस कोड को यहाँ से कट करो और आप राइट करने के जस्ट बाद लिख दो। समझ रहे हो? जहाँ पे आप डेटा राइट कर दे रहे हो ना, और राइट करने के बाद तुरंत इसको क्या कर दो, फ्लश कर दो, फ्लश और क्लोज कर दो। ये नहीं कि पूरा स्टेप चल जाएगा उसके बाद करोगे, तब वो रीड नहीं कर पाएगा। तो यही दिक्कत थी इसके अंदर फाइनली। बाकी अगर ज़रूरत नहीं है तो हटा दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डेटा राइट करके तुरंत फ्लश कर देगा, आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना चाहिए, और उसके बाद आप उसे रीड कर पा रहे हो। अभी यहाँ पे 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि ट्राई कैच, ये ट्राई चल रहा है, ट्राई के अंदर फिर से ट्राई, वाइल लूप, यहाँ पे वाइल लूप बंद हो गया, और यहाँ पे बंद होगा आपका अनदर ट्राई, एंड दिस इज योर कैच ऑफ द ट्राई, एंड वी हैव टू क्लोज अनदर closing braces, right, and then execute the program। अब वो डेटा पहुंच गया, स्टोर्ड हो गया, फ्लश हो गया, और देन आप फिर क्या कर पा रहे हो, उसको रीड कर पा रहे हो। अब अवेलेबल बाइट्स में यहाँ पे 14 15 आ गया। तो समझे या नहीं समझे? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा तो वो लास्ट ही में चलता है फाइनली ब्लॉक? फाइनली तो लास्ट में ही चलता है ना, फाइनली तो हमेशा लास्ट में ही चलता है। और जो लास्ट, भाई प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चलेगा ना, तो वो लास्ट में चल रहा था और वो राइट कर दे रहा था, लेकिन रीड तो पहले ही करने चला गया और डेटा वो था नहीं। सर वो भी देख लीजिए पीडीएफ और, ठीक है। तो इस तरह से भाई, परवेज समझ में आया नहीं आया? ये बात समझ में आ गई? परवेज, कुलदीप हो? हेलो। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर इस तरह से हमने फाइल में डेटा स्टोर करना सीख लिया, मतलब वो वाला जो चीज़ हमने करके देख लिया। कल मैंने आपको system.out.println की पूरी कहानी बताई थी, है ना, और system.out.println में मैंने आपको सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है, ये सारा चीज़ बता दिया था। और ये भी बता दिया था अगर system.out.println लिखो और आप चाहते हो आपका आउटपुट कंसोल पे ना दिखे, तो उसका भी तरीका हमारे पास है, जुगाड़ हमारे पास है ना। तो कल जैसे मैंने आपको सिस्टम क्लास के अंदर आउट वेरिएबल बताया था ना, और एक इन वेरिएबल बताया था, उसी के अंदर एक और वेरिएबल होता है ERR वेरिएबल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, जावा के अंदर लैंग में जाइए और सिस्टम क्लास ओपन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा ये ओपन करिए और यहाँ पे जाइए, ये देखिए आपको दिख जाएगा, एक है आउट वेरिएबल और एक है इन वेरिएबल और एक है ERR वेरिएबल। तो ERR वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल का जो मतलब कह सकते हो रिटर्न टाइप है वो प्रिंट स्ट्रीम है, और आउट वेरिएबल का भी जो रिटर्न टाइप है वो प्रिंट स्ट्रीम है। ठीक है, दोनों वेरिएबल प्रिंट, रिटर्न टाइप नहीं सॉरी, मतलब डेटा टाइप। तो दोनों वेरिएबल के जो टाइप हैं वो प्रिंट स्ट्रीम ही हैं। तो और एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोग्राम आप ले लो, कोई भी प्रोग्राम XYZ, जहां आप system.out.println लिखते थे वहाँ system.err.println लिखने लगोगे ना तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये एक ही चीज़ है, आउट और ERR एक ही चीज़ है। जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, टेस्ट नाम से मैंने क्लास बना लिया, ओपनिंग क्लोजिंग कर ली, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया। आप लिखते हो ना system.out.println, तो इससे भी आपका आउटपुट
यहाँ पे दिखेगा, और अगर कहीं system.err.println लिखोगे तो इससे भी आपको आउटपुट दिखेगा। मतलब दोनों तरीके हमारे पास हैं, आउट भी है और ERR भी है। test.java से सेव कर दीजिए, ठीक है। तो अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि बताओ, जब हम आउट से भी वही काम कर सकते हैं, ERR से भी वही काम कर लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आउट और ERR में क्या अंतर है? तो इसका सिंपली सा आंसर है कि जो आउट होता है वो जनरली आउट मतलब राइट मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए होता है, सही मैसेज, और ERR जो होता है वो एरर मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए होता है। दैट्स इट, समझ रहे हो? ERR से हम एरर मैसेजेस प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ERR एरर मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए, स्पेशली जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पर होगे, एरर पढ़ोगे, तो जो एरर मैसेजेस होते हैं ERR से प्रिंट कराना चाहिए। आपने कहा आउट से करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी करा दो, बट ERR बनाया गया है एरर मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए, जिससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। जहाँ पे system.err देखोगे समझ जाओगे यार कि ये तो एरर मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं। तो पहला तो डिफरेंस ये होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आउट है उसका आउटपुट किसी फाइल में रिडायरेक्ट कराया जा सकता है, ERR का आउटपुट फाइल में रिडायरेक्ट नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा है system.out.println और मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट कंसोल पे ना दिखे, तो क्या तरीका है? मैंने क्या बताया था आपसे, क्या कर सकते हैं उस केस में? हम प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, और किसी फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और सिस्टम डॉट सेट आउट कर देंगे, और इससे हमारा जो आउटपुट है उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे हम चाहेंगे, ठीक है। यही मैंने कल बताया था आपसे, सॉरी। जैसे मैंने प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, और इतना भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको और छोटा करा जा सकता है। बस आप ये जो पूरा कह सकते हो रेफरेंस है, ये पूरा उठा के आप यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये एक काम करा जा सकता है। और यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, import java.io.star, ठीक है, ये लीजिए, और इसे हटा दीजिए। अब आप ज़रा देखिए, आपने कितने लाइन का कोड लिखा? 2 लाइन का कोड। इस 2 लाइन के कोड लिखने से आपका आउटपुट अब कंसोल पे नहीं दिखेगा। system.io, आयो के बाद सेमी कॉलन, स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए। ओके, एक्सेप्शन थ्रो करता है तो या तो ट्राई कैच लगाओ या तो THROWS थ्रोज IO, ये भी एक तरीका होता है। ट्राई कैच नहीं लिखना चाहते तो थ्रोज लिख दो। और ये देखिए, तो आप ये देख पा रहे हो कि हमने system.out.println लिखा, मेरा आउटपुट कंसोल पे नहीं दिखा, कहाँ चला गया? फाइल में चला गया, रीडायरेक्ट हो गया। अच्छा, एरर का भी रीडायरेक्ट हो सकता है, सॉरी मैंने एक चीज़ भूल गया था, system.err भी होता है। जैसे तो कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं आउट और ERR में, वही वाला है रीडेबिलिटी वाला। एक ERR करके भी होता है मेथड, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक और प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और उस प्रिंट स्ट्रीम में मैं फाइल का नाम कुछ और दे देता हूँ, और प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कुछ और ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ और पास कर देता हूँ, ठीक है। और अपने कोड को कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो मुझे कुछ भी आउटपुट यहाँ नहीं दिख रहा है। मेरा आउट और ERR दोनों का आउटपुट फाइल में पहुँच गया, ठीक है। तो कैसे पहुँच गया, समझ में आ गया भाई? हमने लिखा system.out.println, हमारा आउटपुट कंसोल पे कैसे नहीं दिखा, समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर।
ठीक है, तो आउट और ERR में भाई ये डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, समझ लो। अच्छा, और अगर मान लो ये हम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक रीडायरेक्शनल ऑपरेटर होता है, समझ रहे हो। उस केस में आपको एक चीज़ में डिफरेंस याद आ रहा है मुझे। जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करो, रन करो, ठीक है, चल रहा है, रन के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा दो। जैसे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया हमने, ये ग्रेटर देन कहाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है ग्रेटर देन, भैया लग जा ग्रेटर देन a.txt। ठीक है, अब क्या होगा पता है, आप खुद ही देख लो क्या होगा। आप जब प्रोग्राम रन कर रहे थे, आप रन करते टाइम पे आप चाहते हो कि आपका आउटपुट यहाँ ना दिखे, कहाँ चला जाए, फाइल में चला जाए, जिसका नाम है कि txt फाइल, डॉक फाइल, PDF फाइल, जो भी है। अब आपका वो डेटा उस फाइल में पहुँच जाएगा, लेकिन कौन सा डेटा पहुँचा, out.println का डेटा पहुँचा, ERR.println का डेटा नहीं पहुँचा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आउट का आउटपुट रीडायरेक्ट हो सकता है यूजिंग रीडायरेक्शनल ऑपरेटर, बट ERR का नहीं हो सकता है ऐसे ही। अब आप a.txt ओपन करके देखोगे तो आपका हाय हेलो यहाँ पे पहुँच चुका होगा, ठीक है, बोलो भाई। तो ये डिफरेंस कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक और जुगाड़ मैं लगा दूं तो ERR का आउटपुट भी पहुंच जाएगा। अगर मैं यहीं पे ये है ना, यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, इसको लगा के हटा के यहाँ 2 लगा दूं बस, और चलाऊं अब आप देखो ERR का आउटपुट फाइल में पहुंच गया। अब इसका आउटपुट यहाँ नहीं दिख रहा है। तो तरीके हैं, ये सब ऑपरेटर्स हैं, मतलब ठीक है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब की, तो हमने तो कभी यूज नहीं किया है कभी रियल टाइम पे इसको, बस समझाने के लिए ऐसा है, बताने के लिए ऐसा है, ठीक। इस तरह से ये भाई होता है system.out और system.err, इन सब की कहानी। बाकी इसके साथ प्रिंट स्ट्रीम क्लास की और भी मेथड हैं जो यहाँ पे चल सकते हैं। जैसे out.println न चला के आप out.write चला दो। इस राइट मेथड को कॉल करने से भी डेटा राइट हो जाता है। और एक फॉर्मेट मेथड होता है, इससे भी डेटा राइट हो जाता है। इसे तो कंसोल पे ही डेटा दिख जाता है। जैसे फॉर्मेट मैंने दे दिया, से मैंने दे दिया, यहाँ पे दे दिया %s, है ना, और यहाँ डेटा दे दिया कैसे हो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, डेटा हमारा कहाँ दिख जाएगा, मतलब ये कैसे हो, ओके, फाइल में चला गया ना वो, ये सेट आउट से चला गया, इसको कमेंट करते हैं ना, ये देखिए, ठीक है। क्यों नहीं आया यार, नहीं आया, तो ये फॉर्मेट नहीं है, ये गलत मैं लिख दिया। यहाँ पे लिखना है आपको, क्या मतलब वो मैसेज जो आपको दिखाना है, हेलो हाउ आर यू, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे जो भी चाहिए था, यहाँ पे नल भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक, और चला दीजिए। मतलब अगर आपसे ये बोलता है कोई, मैं system.out.println नहीं लिखना चाहता हूँ और मैं आउटपुट कंसोल पे चाहता हूँ, तो भाई लिख लो, ये चला लो मेथड जिसका नाम है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट मेथड जो है ना, ये फॉर्मेटिंग करता है। फॉर्मेटिंग किस तरह से करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास पता है एक मेथड होता है जो, जैसे मान लो कि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है कहीं पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, ठीक है। अब इस इंटीजर को, यही वाला मेथड या कोई और था, शायद यही था, इसमें हम %d करके ऐसे लिख सकते हैं, system.out. डॉट लगा के इसका आएगा पूरा खानदान, अपेंड फॉर्मेट प्रिंट println टू स्ट्रिंग राइट। फॉर्मेट ही मेथड होता है, फॉर्मेट ही होता है मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए 10।
10 आना चाहिए प्रिंट होके। आ गया ना 10 आ गया, देखो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अगर ये फ्लोटिंग वैल्यू होती तो सॉरी ये मान लो ऐसा वैल्यू होता तो ये ओहो, तो इस तरह से ये नहीं काम करता क्योंकि इसका फॉर्मेट वैलिड नहीं है ना, तो इसके लिए %f लगाना पड़ता। समझ रहे हो? तो मतलब कोई बंदा अगर ये कहता है कि सर जी हमने तो सी में पढ़ा है एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए तो वहाँ तो हम लगाते थे %d, %s, फलाना फला, %धमाका, समझ रहे हो? ऐसे हम लिखते थे, है ना? ये वैसे सही तरीका नहीं है जो मैंने लिखा है, इसको हटा ही दो, हटाओ, इससे सही तरीका नहीं है। अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो यहाँ %s लिख दो और यहाँ हेलो लिख दो। ठीक है, तो हमारे यहाँ जावा में भी होता है %d, %s, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। आप स्ट्रिंग में चाहते हो तो %s यूज करके करो, इंटीजर में चाहते हो %d यूज करके करो। तो अगर ऐसा चाहते हो तो जावा में भी तरीका है, लेकिन वो पढ़ाया नहीं जाता है आपको पहली क्लास में, समझ रहे हो? तो ये भी एक तरीका है कि आप system.out.println के बिना भी डेटा प्रिंट करा सकते हो। बोलो भाई। यस सर। तो कौन सा मेथड चला के? फॉर्मेट मेथड चला के, फॉर्मेट मेथड कॉल करके आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, तो system.out और system.err, ठीक है, ये दोनों भी हम चला सकते हैं और साथ में set out और set err भी चला सकते हैं। मतलब set out और set err से हम system.out और println का आउटपुट रिडायरेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए।